हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th फिजिक्स का पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर आप देख सकते हो। पार्ट 1 के बाद पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर होगा। अपने हाथों से लिखे नोट से हर बार इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ये 100% गारंटी है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो समझेंगे रेखीय आवर्धन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब क्या होगा रेखीय आवर्धन, यहाँ से कैसे समझोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई। ये बटे में लिखा है तो इसको बोलते हैं अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो वही तो लिखा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को इस्तेमाल यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आपका आई हो जाएगा और वस्तु की लंबाई आपकी ओ हो जाएगी। इसके बाद एक फार्मूला और यहाँ से निकल के आता है, क्या, ये भी आप समझ जाओगे। ये लिखा है यम बराबर आई बटे में ओ बराबर में माइनस वी बटे में यू होता है, जहाँ पर वी आपका वैन वाला ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है और u ये वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहाँ पे जो लंबाई लिखा है वो दूरी रहेगा आपका। ये प्रतिबिंब की दूरी रहती है आपकी और ये आपकी वस्तु की दूरी रहती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। रेखीय आवर्धन में इतनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, बात रही न्यूमेरिकल की, वो अलग पार्ट होगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ से कुछ ऐसी डिफिनेशन है जो हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। इन सारी डिफिनेशन को समझने से पहले कुछ चीज़ हम समझ लेते हैं पहले क्या कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर एक लेंस। अब ये आपका जो है यहाँ पे ये जो आपका दर्पण होता है, दर्पण का जो हिस्सा, इसको बोलते हैं, इस जो लकीर खींचा है समांतर, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। सारी की सारी चीज़ें यहीं से क्लियर कर लो, परिभाषा हमने लिखा है। इस पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष और इसको जो ये टच कर रहा है ये होता है आपका दर्पण होता है। ठीक है, ये आपका दर्पण हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो दर्पण टच कर रहा है मुख्य अक्ष को, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये आपका होता है पी, पोल। अब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये आपकी रहती है वस्तु, इसको बोलते हैं वस्तु की लंबाई होती है आपकी, ये होती है वस्तु की लंबाई। अब मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ दर्पण से टकराएगी, टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका होता है, ये आपका होता है यफ। ठीक है, फोकस बिंदु बोलते हैं इसे। यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से जा रही है और यहाँ सतह से टकरा कर इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये जहाँ पे जो टच कर रहा है ना, ये आपका होता है वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो ये टच करा रहा है, यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये आपका होता है प्रतिबिंब। मान लेते हैं यहाँ पर ए डैश होगा, ये बी डैश होगा, ये आपके होता है प्रतिबिंब। ये आपका क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। ये आपका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये और आपकी ये वस्तु रखी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ हम बताना क्या चाह रहे हैं। फोकस बिंदु से और ध्रुव, मतलब यहाँ के बीच की जो दूरी होती है ना, इससे फोकस दूरी कहते हैं, यफ होता है। ये जो प्रतिबिंब आपका लिखा है यहाँ, ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब से लेके यहाँ पी तक की जो दूरी होती है, ये वैन वाला वी होता है। ये वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ये आपका आर, मतलब वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये सारी चीज़ की परिभाषा हम समझेंगे। यफ आपका फोकस बिंदु होता है, ध्रुव से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा कैसे याद करोगे, ध्रुव से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये आपका वस्तु होता है, वस्तु की लंबाई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझते हैं। चलो ठीक है, तो पहला आपका लिखा है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यही तो लिखा है
ये आपका पूरा का पूरा गोलीय दर्पण था, इसका जो मध्य बिंदु है इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो आपने यही तो लिखा है, क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आगे आपका है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लेते हैं कोई जब दर्पण बनता है कुछ इस तरह रहा होगा, इसको इस तरह से डिवाइड किए होंगे, आधा भाग इधर आ गया, आधा भाग इधर आ गया, तो ये जो आधा भाग है ना, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, ये आधा भाग जो यहाँ पर त्रिज्या बन रही है, यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी वक्रता केंद्र हो जाएगी। तो लिखा क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता, सॉरी। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला है आपका फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। हमने बता दिया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अगला है आपका मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष ही एक ऐसी सरल रेखा होती है जिस पे आपके सभी बिंदु उपस्थित होते हैं। कौन कौन से बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु, ये सारी की सारी जितने भी पॉइंट होती हैं वो कहाँ पे स्थित होती है, वो होती है मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने समझ लिया, ये सारी चीज़ें एक एक नंबर में पेपर में आती हैं, तो इसे भी आपको जानना ज़रूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। आपका अभी डेरिवेशन है, एक अवतल दर्पण का निगमन, एक उत्तल दर्पण का निगमन। उत्तल दर्पण का निगमन तो सिलेबस से हट गया है, अवतल दर्पण का निगमन आपको बता दिया जाएगा और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये दोनों पॉइंट बता दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के 2 नियम बताओ। तो चलो पूरा का पूरा प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना कैसे है ये हम आपको समझा दे रहे हैं। चलो पहले यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में ये अपवर्तन होता क्या है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ पे कोई माध्यम है और यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है। अभी माध्यम का नाम नहीं बता रहे, पहले ये समझो। प्रकाश यहाँ से मान लो आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया। इस तरह से प्रकाश आएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ऐसे चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने अभिलंब डाल दिया। अब यहाँ से 2 कंडीशन होती है, क्या, यदि प्रकाश की किरण, ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका अभिलंब होता है। ये जो आने वाली किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो यहाँ से टकरा कर अपनी दिशा को चेंज कर देती है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पे जो कोण बनता है इसे आपतन कोण बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। अब यहाँ से परिभाषा कैसे लिखोगे किसका, प्रकाश के अपवर्तन का लिखोगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझोगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ से 2 कंडीशन बनी, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ये हो गई कि यदि ये पहला माध्यम जो है अगर ये वायु है और ये दूसरा माध्यम जो है, चलो इसको मान लेते हैं जल है। वायु का मतलब होता है सघन, विरल होता है, विरल माध्यम, ठीक है, क्योंकि गैपिंग ज़्यादा रहेगी। और जल को हम मान लेते हैं सघन माध्यम। तब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है। अब यहाँ पे देखो विरल, विरल का मतलब समझ लो अपनी भाषा में कमज़ोर। मान लो यहाँ पे आप कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोग से टकरा के
जब यहाँ सघन का मतलब होता है ताकतवर लोग, जब कमज़ोर लोग के पास से जाओगे ताकतवर लोग के पास तो कहोगे चलो इनसे भी लड़ लेते हैं ना। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो ये जो अभिलंब है आपका ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के पास आती है। कैसे याद करोगे, बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पे देखो लिखा क्या है, विरल, विरल का मतलब याद कर लो कमज़ोर। अगर हम कमज़ोर लोग के पास यहाँ लड़ लिए, अब यहाँ पर जब पावरफुल लोगों के पास आएंगे तो कहेंगे चलो भैया इनसे भी लड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास आती है, मतलब इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे सघन माध्यम ऊपर दे दिया जाए और विरल माध्यम नीचे दे दिया जाए तब क्या होगा, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहाँ सघन का मतलब होता है समझ लो मजबूत लोग, पावरफुल लोग। अब पहले इनसे लड़ लोगे तो यहाँ पर तो आपकी हिम्मत नहीं कि इनके पास आ जाओ, तो क्या करोगे, दूर हट जाती है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो पता होना चाहिए, मतलब उदाहरण इसके क्या होते हैं। आपका उदाहरण क्या होगा, अगर कभी भी अपवर्तन का उदाहरण आ जाए पेपर में, अपवर्तन का मतलब याद कर लेना भ्रम, ठीक है। अपवर्तन का एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, तो इतना याद कर लेना कि ये भ्रम है, मतलब 80 सारी की सारी चीज़ें झूठ लिखा होता है, पर जो चीज़ लिखा होता है वो वास्तव में होता नहीं है। पहले इसके दो नियम भी समझ लेते हैं। इसके दो नियम कौन कौन से हो जाएंगे। पहला नियम आपका क्या हो जाएगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं ना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला तो ये हो जाएगा, जो आपने परावर्तन के नियम में लिखा है पहला नियम वही लिख देना। दूसरा नियम क्या लिखोगे कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर एक नियतांक होता है, ठीक है, मतलब ये बट्टे में होते हैं। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर एक नियतांक होता है। आपको हमने एग्जाम्पल बता रहे थे, इसका एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है भ्रम। भ्रम का मतलब होगा झूठ, ठीक है। जो चीज़ें लिखी होंगी वो लिखा होगा सही, पर वो आपको सही रियल में होता नहीं है। जैसे क्वेश्चन में आएगा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारे हमें टिमटिमाते हुए ज़रूर दिखते हैं पर वास्तव में वो टिमटिमाते नहीं हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लो गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, हमने यहाँ पर पेन को रख दिया तो ये पेन जो होगा वो तिरछा दिखाई पड़ेगा, तिरछा दिखाई पड़ेगा, पर वास्तव में पेन तिरछा थोड़े होता है। तो ये भी एक भ्रम है, ये भी एक झूठ ही है ना, ये भी आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद मान लो ये पूरा नदी या तालाब है, नदी या तालाब में आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो पानी भरा होता है, हम लोग को देखने से ऐसा लगता है कि ये पानी तली के बहुत अंदर गहराई तक होगा, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो पानी तली के ऊपर होता है। तो ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी होता है अपवर्तन के कारण। आप देखते हो सूर्य जब निकलता है और सूर्य जब अस्त होता है, निकलने से पहले और डूबने के बाद भी सूर्य हमें दिखाई पड़ने लगता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो हम क्या क्या समझेंगे, इसकी परिभाषा, इसके नियम, इसके कारण और इसका फिगर और इसके एग्जाम्पल। तो चलो अब लिखना कैसे है ये समझाते हैं। चलो ठीक है, अब लिखोगे कैसे। तो ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को यहाँ पर किरणें कर लो क्योंकि पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है। प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे इसके फिगर देख लो, जो हमने फिगर में समझाया। पहले ये वाला देख लो, ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है सघन माध्यम और ये आपका क्या लिखा है विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब चलो मान लेते हैं यहाँ पे जल मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब वायु मान लेते हैं। देख रहे हो कि यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अभिलंब की ओर झुकना, और ये देखो इस तरह से जाना चाहिए था। ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि ऐसे निकल जाती, पर नहीं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है,
सघन का माध्यम हमने बताया क्या था, सघन का मतलब हो जाएगा कठिन, ठीक है, सघन का मतलब हो जाएगा कठिन। कठिन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाओगे तो अभिलंब की ओर झुकना चाहिए, अभिलंब की ओर ना झुक के ये दूर हट जाती है। और यहाँ पे आप क्या फिगर बना है, यहाँ पे आपका फिगर बना है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। विरल से अगर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा भी है, फिगर आप बना लेना, और ये हमने लिखा भी है, ये दोनों पॉइंट को आप समझ जाओ। प्रकाश किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब के पास, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वह अभिलंब के पास नहीं होगा, यहाँ दूर जाती है, दूर रहेगा, सॉरी, यहाँ दूर जाती है, दूर आती हुई प्रतीत होती है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब के पास आती है। यहाँ पे पास लिख देना, पास आती है, गलत यहाँ पर हमने लिख दिया है, पर पास होगा, ठीक है। जैसे हमने समझाया है उस तरीके से आप समझना, कभी गलत नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यहीं पे समझ लो। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाओगे, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाओगे तो अभिलंब से दूर हटोगे, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आओगे तो अभिलंब के पास झुकोगे। बस इतना याद करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के दो कारण हैं, दोनों को समझेंगे। अपवर्तन के नियम है, सॉरी, अपवर्तन के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कैसे होता है, नियतांक मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आगे चल के बहुत काम करने वाला है, तो ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी हम पढ़ाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल मतलब इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि अपवर्तन का नियम कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो अपवर्तन के उदाहरण को समझाइए। आपसे क्वेश्चन में आता है कि अपवर्तन के 2 या 3 उदाहरण देना है, या तो एग्जाम्पल में लिख के आएगा कि बताना है आपकी कौन सा नियम है, कौन सा मतलब अपवर्तन है कि परावर्तन है कि प्रकीर्णन है, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसे कि पहला ये लिखा है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना, जल में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई पड़ना, और सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई पड़ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अपवर्तन के। एक बात हमेशा याद रखना, हमने बताया है कि अपवर्तन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा ये भी सोच लेना कि यह चीज़ क्या वास्तव में होता है, मतलब यह घटना सच में होती है। क्या जल में अगर हम पेंसिल को रख देंगे तो क्या वास्तव में पेंसिल तिरछा हो जाएगी? नहीं होगी ना, हमें सिर्फ भ्रम होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह तिरछा दिखाई पड़ रही होगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो अपवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो एक तरह से भ्रम पैदा करने वाले एग्जाम्पल होंगे, जिनसे आपको लगेगा कि ये ऐसा होता नहीं है, भले ही उसने लिखा हो, तब आप समझ जाना कि ये अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जो होगा उसमें आपको फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया जाएगा, और हो सकेगा तो अवतल दर्पण का निगमन कल की वीडियो में, जो वीडियो आएगी उसमें बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।